क्वेश्चन नंबर 5, ये एक अच्छा क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, क्योंकि इसमें रिटायरमेंट के कई सारे टॉपिक इसी क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, तो ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। Question number 5. Mr. Abdul Rahim was appointed in a factory on 1st January 2014 in the pay scale of rupees 12,000, 1,000, 24,000। यहाँ पे हमको सैलरी नहीं दे रखी है, ग्रेड पे दे रखा है, हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैं आपको सॉल्यूशन में करना दिखाऊंगा। अभी बस इतना जान लो कि 12,000 रुपए इनकी सैलरी थी 1 जनवरी 2014 को, और हर साल उसी डेट को 1,000 से इंक्रीज होते जाएगी जब तक 24,000 नहीं होते जाती। ठीक। On 1st of September 2023, his services were terminated at the time of retrenchment on account of closure of business, and he received a compensation of rupees 2 lakh from his employer under the Industrial Disputes Act। पहले यहाँ तक रोक देते हैं जरा हम। मिस्टर अब्दुल रहीम को, जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री वाले ने इनको टर्मिनेट कर दिया, यानी कि निकाल दिया, रिट्रेंच कर दिया। ठीक। और रिट्रेंच करने के बदले इनको एक कंपनसेशन दिया है। तो रिट्रेंचमेंट वाला जो अमाउंट होता है वो पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, उसका कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। सबसे पहले हम सैलरी निकाल लेंगे, बेसिक सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ, डीए और कमीशन ऑन सेल्स। फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट लिखेंगे। पहले ये वाली सैलरी जो आई होगी ऊपर, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके जितने साल मिस्टर अब्दुल रहीम ने सर्विस किया है उसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा है। फिर यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। फिर जो कंपनसेशन मिला है उसको लिखना, और मैक्सिमम लिमिट होती है 5 लाख। इन तीनों में से जो भी अमाउंट लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड में से माइनस कर देना, और जो अमाउंट आएगा उसको फॉर्मेट में लिख देना। ठीक। नेक्स्ट पढ़ो, आगे बोला है एंड ही ऑल्सो रिसीव्ड ग्रेचुइटी रुपीज 1,50,000 अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। अब जब भी क्वेश्चन में ग्रेचुइटी का अमाउंट मिला होता है तो हम उसमें दो चीज देखते हैं, क्या वो कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर या फिर नॉट कवर्ड है। तो यहां बोल रहा है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, इसका मतलब कि ये कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ठीक। ये वाले से एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट से सैलरी निकालना, बेसिक सैलरी डीए को प्लस करके इंटू 15/26 कर देना। ठीक। ये सब क्यों करते हैं ये सब मैंने बता रखा है वो फर्स्ट वीडियो में। फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट लिखना, ये वाली जो सैलरी आएगी उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, जितने भी साल मिस्टर अब्दुल रहीम ने सर्विस किया है उसको राउंड ऑफ कर दोगे। राउंड ऑफ कैसे करोगे ये भी फर्स्ट वीडियो में बताया है। इन दोनों को इंटू करना, बाहर लिख देना। जो ग्रेचुइटी मिली है इनको वो बाहर लिख देना। फिर 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट होता है। इन तीनों में से जो भी अमाउंट लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड में से लीस्ट वाला माइनस कर देना। ठीक। नेक्स्ट पढ़ो, ही वॉज इंटाइटल्ड टू अवेल अर्नड लीव ऑफ 30 days ईच ईयर। कहने का मतलब इनको हर साल, मतलब इनकी कंपनी कहती थी कि आप 30 दिन का लीव ले सकते हो। ठीक है। At the time of termination of his service, he was also paid 1,68,000 for 8 months earned leave not availed। not availed से मतलब है कि इनके पास 8 महीने का लीव बचा हुआ था रिट्रेंचमेंट के समय, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। ठीक। अब ये ध्यान से समझना भाई, देखो अर्न लीव सैलरी की जब भी बात होती है और वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय है और रिटायरमेंट से अगर पहले मिल गया होता अमाउंट तो फुल्ली टैक्सेबल कर देते, लेकिन रिटायरमेंट या रिट्रेंचमेंट वाले दिन मिल रहा है या उसके बाद मिल रहा है तो फिर ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। सैलरी निकालना पहले इस फॉर्मूले से। ठीक। फिर लिखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, इस वाले सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई करके बाहर लिख देना। फिर जो अर्नड लीव बचा हुआ है, ध्यान रखना, जैसे कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप देखोगे अर्नड लीव लेफ्ट दिया नहीं हुआ था तो हमने निकाला। यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि अर्नड लीव नॉट अवेल्ड, यानी कि इतने अर्न लीव, इनकी 8 महीने की लीव इन्हें बच गई। जितने भी साल इन्होंने नौकरी की होगी मतलब उसमें इतने महीने, जैसे हर साल 1 महीने के हिसाब से इन्होंने इतने महीने छुट्टी नहीं ली थी, तो ये अर्न लीव लेफ्ट हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना सैलरी से, बाहर लिख देना। फिर जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है ना अर्न लीव सैलरी का 1,68,000, इसको लिखना यहाँ पे। फिर मैक्सिमम लिमिट इस बार 3 लाख से बढ़ के 25 लाख हो गई है, इसको बाहर लिखना। इन चारों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एक्चुअल में से लीस्ट माइनस कर देना, टैक्सेबल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, ऑन 1 December
2023 he got another appointment on monthly salary of ₹30,000। तो देखो भाई यहाँ पे कि इनको रिट्रेंच कब किया गया था, सितंबर में। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन्होंने कोई काम नहीं किया। 1 दिसंबर को इनको नई जॉब मिल गई जो कि 30,000 रुपए मंथली सैलरी पे मिली थी। ठीक, ऑन 1st of February, तो ये टैक्सेबल होगा। ऑन 1st February 2024, in order to meet the expenses for repair of his home, he received an advance of 4 months salary and also took a loan of ₹20,000 from his employer for the purpose। अब देखो भाई, इन्होंने 1 फरवरी को क्या किया है, अपने घर को रिपेयर करने के लिए इन्होंने अपने बॉस से 4 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली। ठीक है, 1 फरवरी को, ये अभी एक ऐसे ही सेम सिचुएशन ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था, तो 1 फरवरी को इन्होंने 4 महीने की सैलरी एडवांस में ली है। लेकिन इस 4 महीने में से जो 1 महीने की सैलरी होगी वो तो खुद फरवरी की होगी ना सैलरी, तो एक्चुअल में जो एडवांस सैलरी होगी वो कितने महीने की होगी, केवल 3 महीने की। समझ में आया बात को? फरवरी में उन्होंने 4 महीने की सैलरी ले ली थी। ठीक, तो उसमें से 1 महीने की तो फरवरी वाली सैलरी हो गई और आगे के 3 महीने की इन्होंने सैलरी ले ली, तो 3 महीने ही केवल एडवांस में दिखाना। ठीक, और जो ये बोला गया है ना कि ही ऑल्सो टुक अ लोन ऑफ ₹20,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर द पर्पज, ये हमने सैलरी के जो इंट्रोडक्शन वीडियो पहले साथ पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि 20,000 तक अगर लोन है तो फिर वो उस पर इंटरेस्ट जो लगता है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ये भाई 20,000 तक है, इसीलिए इस पे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक, compute his taxable income under the head salaries for the assessment year 2024-25 assuming that salary is due on the 1st of next month। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख देने से क्वेश्चन में एक चेंज आ जाता है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब सैलरी जो है ना वो 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ में मिल रही है, कहने का मतलब अप्रैल वाली सैलरी मई में, मई वाली सैलरी जून में, जून की जुलाई में, जुलाई की अगस्त में, अगस्त का सितंबर में। समझ रहे हो ना, हर महीने अगले महीने की 1 तारीख को सैलरी मिल रही है। तो इसका कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा ये हम सीधे अब सॉल्यूशन में देखेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं 5 का। अब इसमें फॉर्मेट बनाने से भी पहले हमको 2 काम करने हैं। पहले तो ग्रेड पे के थ्रू हमको सैलरी निकालना है और उसके बाद जो इसमें इस महीने की सैलरी नेक्स्ट मंथ में मिल रही है उसका भी ट्रीटमेंट देखना है। तो सबसे पहले तो जरा हम ग्रेड पे वाला क्लियर कर लें। देखो बहुत सिंपल होता है, ये आप लिख के एग्जाम में भी दिखाओगे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2014 को भाई बोला गया है ना कि इनकी पे स्केल 1 जनवरी 2014 से थी 12,000, फिर बीच में 1,000 बोला है, फिर 24,000। तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2014 को इनकी सैलरी थी 12,000 और हर साल 1,000 से इनकी सैलरी बढ़ रही थी। कब तक? जब तक 24,000 नहीं हो जाता। ठीक, देखो 1 जनवरी 2015 1,000 से बढ़ा दो 13,000। अच्छा, ऐसे करते करते क्या हमको पूरा ग्रेड पे दिखाना पड़ेगा जब तक 24,000 नहीं आ जाता? नहीं, देखो हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 2024-2025, तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया हमारा 2023-2024, यानी कि हमको बस 2024 तक की सैलरी निकालनी है। ठीक, फिर 1 जनवरी 2016 को भाई हर साल 1,000 का इंक्रीमेंट हो रहा था, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, बोला है ना 12,000, फिर 1,000, फिर 24,000, यानी कि 1,000 से इंक्रीज। तो 1 जनवरी 2017 को फिर से 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट, यानी कि 15,000 रुपीज़। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2018 को 1,000 से इंक्रीमेंट, यानी कि 16,000। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2019 को फिर 1,000 का इंक्रीमेंट, यानी कि 17,000 हो गई इनकी इस ईयर सैलरी। फिर 1 जनवरी 2020 को इनकी सैलरी हो गई 1,000 से इंक्रीज, यानी कि 18,000 रुपीज़। फिर उसके बाद इनका सैलरी जो था 2021 को फिर 1,000 से इंक्रीज, यानी कि 19,000 रुपीज़ हो गई। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2022 को इनकी सैलरी हो गई 1,000 से फिर इंक्रीज, यानी कि 20,000 रुपीज़। ठीक, फिर उसके बाद 1 जनवरी 2023 को फिर से 1,000 का इंक्रीज हो गया, यानी कि 21,000 रुपीज़। फिर उसके बाद लास्ट 1 जनवरी 2024 को इनकी सैलरी फिर से 1,000 से बढ़ गई, जो कि हो गई 22,000।
अब ग्रेड पे के मुताबिक देखा जाए तो हमको 24,000 तक जाना था, मतलब 1,000 इंक्रीज करना है तब तक जब तक 24,000 ना हो जाए, लेकिन हमको काम केवल यहीं तक है। हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24, तो हमको यहीं तक की सैलरी का काम है, तो हम यहाँ पे आके छोड़ देंगे। ठीक है, अब ग्रेड पे तो आपका आ गया। ठीक, अब आप ये लिखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये हो गया 2024, ये हो गया 2023। भाई अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ईयर जो है वो स्टार्ट होता है अप्रैल से और खत्म होता है कब? मार्च में, 23-24। ये तो आपने लिख लिया। अब लास्ट लाइन में इतनी इंपॉर्टेंट बात कही गई है जिसकी वजह से यहाँ पे जो हम अभी सैलरी निकालेंगे वो पूरा चेंज हो जाएगा। बोला है सैलरी इज ड्यू ऑन द 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। देखो, कहने का मतलब अप्रैल वाली सैलरी मिलेगी मई में, मई वाली सैलरी मिलेगी जून में, जून वाली सैलरी मिलेगी जुलाई के 1st को, जुलाई वाली सैलरी मिलेगी अगस्त के 1st को, अगस्त वाली सैलरी मिलेगी सितंबर के 1st को, सितंबर वाली अक्टूबर में, अक्टूबर वाली नवंबर में, नवंबर वाली दिसंबर में, और दिसंबर वाली जनवरी में, जनवरी वाली फरवरी में, और फरवरी वाली सैलरी मार्च में। ठीक, इतना बात आप समझ गए कि नहीं? पहले ये देखो, अब क्वेश्चन में बोला गया है ऑन 1st सितंबर 2023 हिज सर्विस वर टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट। तो इनकी सर्विस को रिट्रेंच कर दिया गया, खत्म कर दिया गया 1 सितंबर को। ठीक, अब इनकी फर्स्ट जॉब से सैलरी कितनी बननी थी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगर तरीका देखा जाए तो हम केवल अगस्त तक सैलरी लेते, लेकिन यहाँ एक जो लास्ट वाली लाइन में ये बोल दिया ना कि सैलरी इज ड्यू ऑन 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, इसकी वजह से हमको सैलरी लेना पड़ेगा सितंबर तक का। क्यों? देखो, क्योंकि अप्रैल वाली मिली होगी मई में, मई वाली जून में, जून वाली जुलाई में, जुलाई वाली अगस्त में, हमको अगस्त तक की सैलरी लेनी है ना, और अगस्त वाली सैलरी मिली होगी 1 सितंबर को। तो भले ही उन्हें 1 सितंबर को नौकरी से निकाल दिया गया होगा, लेकिन अगस्त वाली सैलरी तो उनको 1 सितंबर को मिलेगी ही ना, इसीलिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समझ में आया? तो बेसिक सैलरी फ्रॉम फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट ये हो गया इनका कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कितनी सैलरी लोगे? तो देखो भाई, 1 जनवरी 2023 से इनकी सैलरी कितनी थी? 21,000 रुपए। मतलब कि पूरे 1 जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक, मतलब यहां तक इनकी सैलरी कितनी थी? 21,000 रुपीज। तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सब में 21,000 रुपीज होगा। समझ गए इतनी चीज? तो यहां लिखो 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये कितना हो गया? 1,26,000 रुपीज इन्होंने अपने प्रीवियस ईयर में फर्स्ट जॉब से उठाया रिट्रेंच होने से पहले। समझ गए कि यहाँ पे हम सैलरी यहाँ तक की लेंगे क्योंकि अगस्त वाली सितंबर में मिलेगी। इतने बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि 1 दिसंबर को इन्हें नई जॉब मिल गई, तो यहाँ पे मार्क कर लो आप न्यू जॉब। फर्स्ट ऑफ दिसंबर को, अब 1 दिसंबर को इनको जॉब मिल गई, तो रूल तो ये कहता है भाई सीधे 1, 2, 3, 4 महीने की हम सैलरी ले लेते। ठीक, और उसमें भी यहाँ पे बोला गया है कि ड्यू ऑन 1 ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो 4 की भी ना लेते, हम केवल 3 की लेते। क्यों? क्योंकि दिसंबर वाली जनवरी में मिलती, जनवरी वाली फरवरी में, और फरवरी वाली मार्च में। केवल 3 महीने की लेंगे, लेकिन यहाँ वो भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अब देखो, आगे बोल दिया है कि 1 फरवरी 2024 को, क्योंकि उन्हें अपना घर बनवाना था, तो उन्होंने 4 मंथ की सैलरी जो है वो एडवांस में ले ली। तो यहां से मामला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, तो अब सबसे पहले आप सैलरी का देख लो। दिसंबर वाली मिली जनवरी में, जनवरी वाली मिली फरवरी में। ठीक, तो
बेसिक सैलरी फ्रॉम सेकेंड एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो वो कितने महीने की आप लोगे? दिसंबर वाली गई जनवरी में, जनवरी वाली मिली फरवरी में, 2 महीने की हो गई। अब फरवरी में इन्होंने 4 महीने की एडवांस सैलरी ली है, लेकिन ध्यान दो जरा इस बात को, जो 4 महीने की इन्होंने एडवांस सैलरी ली होगी उसमें से 1 महीने की सैलरी तो खुद फरवरी वाली होगी ना, यानी कि एडवांस में आप केवल 3 महीने की दिखाओगे और फरवरी वाली फरवरी में यानी कि बेसिक में दिखा दोगे। तो दिसंबर वाली सैलरी इन्हें मिल गई जनवरी में, जनवरी वाली मिल गई इनको फरवरी में, और फरवरी वाली सैलरी जो थी वो एडवांस के थ्रू मिल गई थी इनको। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे आप जो बेसिक सैलरी दिखाओगे वो 3 महीने की दिखाओगे। ठीक, अब देखो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्हें नए जॉब से जो है वो 30,000 रुपए की मंथली सैलरी मिल रही थी। तो भूल से भी ये मत कर देना कि ये वाली सैलरी को समझ के यहाँ पे सेकंड जॉब वाली लिख देना। सेकंड जॉब भाई दूसरी है, नई जॉब है, जो कि 30,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से इनको सैलरी मिलेगा। तो कितने महीने की सैलरी हम ले रहे हैं? 30,000 की। तो ये हो गया 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 90,000 सेकेंड जॉब से हो गया। अब इसके अलावा आप दिखा देना एडवांस सैलरी, जो कि कितने महीने की? 3 महीने की दिखाओगे। तो नए जॉब से सैलरी कितनी थी? 30,000। 30,000 इंटू 3 यानी कि 90,000 रुपए आप एडवांस सैलरी में दिखा देना। तो फिर से इसको समझ लो, दूसरे जॉब वाले को, इन्हें दिसंबर को नई जॉब मिल गई थी, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि नेक्स्ट मंथ में सैलरी मिलती है। तो दिसंबर वाली जनवरी में मिली होगी और जनवरी वाली फरवरी में। ठीक, और फरवरी में इन्होंने 4 महीने की सैलरी एडवांस में ली थी। तो उन 4 महीने की सैलरी जो एडवांस ली है उसमें से एक तो फरवरी वाली हो गई। तो 1 2 3 महीने की हमने सैलरी दिखा दी और 4 की जगह 3 महीने हमने एडवांस दिखा दिए। ठीक है, जो यहाँ पे 4 था उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं 5 का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। इससे पहले हमने ग्रेड पे और जो बेसिक पे होगा वो सब हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब सीधे यहाँ हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आप बेसिक सैलरी फ्रॉम फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट। तो कितने महीने की हम सैलरी ले रहे हैं यहाँ पे? 6 महीने की। क्यों ले रहे हैं ये सब मैंने अभी पीछे समझा दिया है आपको। 21,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आया है 1,26,000। फिर यहां हम लिखेंगे बेसिक सैलरी फ्रॉम सेकेंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें ग्रेड पे का इस्तेमाल मत करने लगना, ये जो है ये फर्स्ट जॉब वाला है, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट का ग्रेड पे है। मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट ग्रेड पे। बाकी जो इन्हें दूसरी जॉब मिली है ना वो फिक्स 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी है वहां पे, और इसमें हम लेंगे 3 महीने की सैलरी। क्यों लेंगे ये भी अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है अच्छे से एकदम। आप देख लो बैक करके, अगर आप सीधे स्किप करके आ गए हो तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 90,000। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि एडवांस सैलरी मिला है मिस्टर अब्दुल रहीम को फ्रॉम सेकेंड जॉब। ठीक, अब बोला गया है कि इन्हें 4 महीने की एडवांस सैलरी मिली है, लेकिन हम लेंगे यहाँ 3 महीने की। क्यों लेंगे ये भी अभी हमने पीछे डिस्कस किया, क्योंकि भाई हुआ क्या कि इन्होंने 1 फरवरी को 4 महीने की एडवांस सैलरी ली, तो उसमें से 1 महीने की तो खुद फरवरी वाली सैलरी हो गई, तो वो यहीं पे हो गई। ठीक, और हमने 4 की जगह 3 यहाँ पे दिखा दिया। ठीक, और पीछे मैंने अच्छे समझा, आप जाके देख लो। सैलरी हो गया, एडवांस सैलरी हो गया। अब क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन स्टार्टिंग से पढ़ते पढ़ते आराम से सॉल्व करो। सबसे पहले ग्रेड पे वो हो गया, फिर लिखा है कि इनकी सर्विस रिट्रेंचमेंट के उस पे इनको रिट्रेंच कर दिया गया था और इन्हें रिट्रेंचमेंट के लिए कंपनसेशन दिया गया 2 लाख। तो हमने पढ़ा था कि रिट्रेंचमेंट में फुल अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है, हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले यहाँ लिख दो रिट्रेंचमेंट। ठीक, ये सब मैंने पीछे फॉर्मूला भी दिखाया है आपको, और बाकी फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, रिट्रेंचमेंट, लीव, अर्न लीव सैलरी, ये सब। तो यहाँ इस पेज छोड़ दो, आप हेडिंग डाल दो रिट्रेंचमेंट। सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं सैलरी।
जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी, हम लेते हैं एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ्स की प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, प्लस डीए के साथ भी वही और कमीशन ऑन सेल्स के साथ भी वही। ठीक, तो ये हमको देखना पड़ेगा अपने जो हमने ये वाला चार्ट बनाया था। इन्हें रिट्रेंच किया गया इस दिन, तो रिट्रेंचमेंट में हम सैलरी कब की लेते हैं, जिस दिन रिट्रेंच किया गया उससे जस्ट प्रीवियस 3 महीने का एवरेज, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त के सैलरी का आप एवरेज ले लेना। ठीक, तो भाई पूरे 2023 में इनकी हर महीने कितनी सैलरी थी, 21,000 रुपए। तो एवरेज कैसे आएगा, 21,000 इंटू 3 कर दिए, इससे जून, जुलाई, अगस्त की सैलरी हो गई, इसको डिवाइड कर दो 3 से, इससे एवरेज आ जाएगा 3 महीने का। ठीक है, डीए है नहीं, कमीशन ऑन सेल्स है नहीं, ये हो गया 21,000 रुपीज सैलरी फॉर रिट्रेंचमेंट। फिर हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हम लेते हैं हाफ इनटू ये वाली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, और रिट्रेंचमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट ये हम राउंड ऑफ लेते हैं। कहने का मतलब ईयर ऑफ सर्विस जितने भी साल उन्होंने किया होगा उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। चलो पहले वैल्यू पुट कर दें, हाफ मल्टीप्लाइड बाय ये वाली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस राउंड ऑफ। तो यहां पे इस क्वेश्चन मैंने कहा ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ आप सीख लोगे एक साथ। यहां पे ईयर ऑफ सर्विस भी बताया नहीं गया है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिस्टर अब्दुल रहीम को अपॉइंट किया गया था 1 जनवरी 2014 को, और मिस्टर अब्दुल रहीम को अपॉइंट किया गया था 1 जनवरी 2014 को, और रिट्रेंच कर दिया गया यानी कि निकाल दिया गया है फैक्ट्री से कब, 1 सितंबर 2023 को, जो कि यहां पे आएगा कहीं। ठीक है, तो पहले देखो ये साल पूरा, ये साल इन्होंने पूरा जॉब किया, ये साल भी पूरा, 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 और ये वाला साल भी। ठीक, उन्हें रिट्रेंच किया गया था इस वाले ईयर में, वो भी स्टार्टिंग में नहीं, 1 सितंबर 2023 को। तो काउंट कर लो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स हो गए पूरे पूरे, और यहां पे 9 महीने। तो 1 देख लो भाई खुद से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी 9 महीने नहीं 8 महीने, क्योंकि सितंबर में तो 1 तारीख को ही उन्हें निकाल दिया गया है। तो इन्होंने 9 साल 8 महीने जॉब किया है। ठीक है, तो 9 ईयर्स 8 मंथ्स, ये हो गई, इन्होंने इतने साल काम किया है मिस्टर अब्दुल रहीम ने इस फैक्ट्री में। अब यहां पे अगर राउंड ऑफ ना होता, कहने का मतलब रिट्रेंचमेंट में अगर हम पढ़े होते फॉर्मूले में कि ईयर ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ नहीं करना है, तो हम सीधे सीधे 9 को इंटू कर देते। लेकिन क्योंकि राउंड ऑफ बोला है, तो यहां है 9 ईयर्स 8 मंथ्स, तो हमने राउंड ऑफ करना सीखा है, और रिट्रेंचमेंट में राउंड ऑफ करना है। तब आप क्या करोगे, अगर ये मंथ 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा होता है तो हम इसमें +1 कर देते हैं। अगर 6 महीने से कम होता है, जैसे कि 2 होता, 2 मंथ होता, 3 मंथ्स होता, तब हम इसको एज इट इज 9 यहाँ पे लिख देते राउंड ऑफ करके। लेकिन क्योंकि यहाँ 6 महीने से ज्यादा है तो इसमें +1 कर दो, यानी कि राउंड ऑफ करने के बाद 9 साल 8 महीने हो जाएंगे 10 साल। समझ गए, इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये एक काम करो, पहले कर लो 21,000 इंटू 10, फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1 डिवाइड बाई 2। समझ में आया, तो ये आ गया 1,05,000 रुपीज। ठीक है, ये सब रुपीज में है। फिर सेकेंड पॉइंट में हम लेते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड।
कितना मिला है इनको रिट्रेंच जब इन्हें किया गया था फैक्ट्री से, तो इन्हें कितना कंपनसेशन दिया? देखो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है बुक में 2 लाख रुपए। फिर थर्ड पॉइंट कहता है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट हमने कितनी पढ़ी थी? वो है 5 लाख रुपए। अब भाई कुछ नहीं करना है हमको, इन तीनों में से जो आपको लीस्ट दिख रहा है उसको एग्जेम्प्ट कर दो। तो आपको खुद पता है ये वाला सबसे कम है इन तीनों में से, यही हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे टैक्सेबल रिट्रेंचमेंट का वैल्यू आ जाएगा, एक्चुअल जो मिला है 2 लाख, उसमें से लेस कर दो लीस्ट वाला यानी कि एग्जेम्प्टेड वाला 1,05,000 वाला। तो 2 लाख माइनस 1,05,000 ये हो गया 95,000 रुपीज। समझ गए आप? इसको आप पुट कर दो फॉर्मेट में। ठीक है। रिट्रेंचमेंट के बाद दे रखा है ग्रेचुइटी, तो उसको भी हम सीधे सीधे टैक्सेबल नहीं करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी को कैलकुलेट करने से पहले इसमें 2 तरीके होते हैं, एक होता है कवर्ड वाला और एक होता है नॉट कवर्ड वाला। तो यहां बोला है ही रिसीव्ड ग्रेचुइटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, यानी कि यहां पे कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा, कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। ठीक, तो जब कवर्ड वाला रहता है तो उसमें सैलरी निकालते हैं। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कवर्ड दिया है तो उसका अलग तरीका होगा, अगर नॉट कवर्ड बोला है तो उसका अलग तरीका होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना जरूर। तो सैलरी निकालोगे कवर्ड वाले में, बेसिक सैलरी प्लस डीए जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, डिवाइड करेंगे 26 से। ये सब क्यों कर रहे हैं 15 से मल्टीप्लाई 26 से? ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट में जो आपको मिलेगी उसमें डिस्कस किया है। अब ग्रेचुइटी में जो बेसिक सैलरी लोगे वो कब की लोगे? भाई जिस दिन वो रिट्रेंच हुए हैं उस समय की उनकी क्या सैलरी थी वो देख लो। तो वो रिट्रेंच हुए हैं 1 सितंबर 2023 को, तो जस्ट उससे पहले उनकी क्या सैलरी चल रही थी? मतलब 21,000 रुपए। देख लो, पूरे 2023 में इनकी सैलरी थी 21,000 रुपए। ठीक, तो वही लेना है हमको जो पर मंथ वाली थी उस समय। तो ये हो गई 21,000 रुपीज। ठीक, बाकी डीए दे नहीं रखा है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, 21,000 प्लस 0 21,000 हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, डिवाइड कर दो 26 से। इसको सॉल्व कर लो। 21,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 26, ये हो गया आपका 12,115 यानी कि 12,115.384। ये बहुत बड़ा जा रहा था 0.38461। तो मैंने इसको, क्योंकि भाई जो तीसरा वाला था वो 5 से छोटा था, इसीलिए मैंने इसको 0.384 पे छोड़ दिया। ठीक है, अभी आगे आप देखोगे ये इजी हो जाएगा। इतना आपने लिख लिया। उसके बाद हम निकालेंगे, मतलब लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। ठीक, यहां लिख लो अमाउंट। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ग्रेचुइटी कवर्ड में हम सबसे पहले लेते हैं 15 डेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। और ग्रेचुइटी कवर्ड वाले में हमने पढ़ा था कि वो ईयर ऑफ सर्विस को हम राउंड ऑफ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कब राउंड ऑफ करना है कब नहीं, ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे ईयर ऑफ सर्विस को आप राउंड ऑफ करोगे। तो पहले देखो 15 डेज की सैलरी कितनी आई है? 12,115.384, वो लिख दो यहाँ पे 12,115.384 मल्टीप्लाइड बाई कितने साल उन्होंने सर्विस की, ये हमने रिट्रेंचमेंट के वक्त अभी निकाला था। भाई इन्होंने टोटल किया है 9 साल 8 महीने सर्विस। अगर यहाँ बोलता कि राउंड ऑफ मत करो तो सीधे हम 9 को मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ग्रेचुइटी कवर्ड वाले का रूल कहता है कि राउंड ऑफ करो ईयर को। तो यहाँ पे 9 साल 8 महीने, ये 6 महीने से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे ईयर को हम 1 से बढ़ा देंगे, यानी कि 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12,115.384 मल्टीप्लाइड बाई
10, ठीक है। तो 12115.384, ओहो 12115.384 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आ गया 12115.384, 12115.384। तो पॉइंट के बाद ये 5 से बड़ा है, इसीलिए हम इस 3 को सीधे 1 से बढ़ा देंगे। देखो ये आया है 12115.384, तो पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है, इसीलिए हम सीधे इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 1211554, मतलब कि 1,21,154, ठीक। सेकंड पॉइंट में हम लेंगे एक्चुअल अमाउंट जो ग्रेचुइटी की मिली होगी, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड में हो गई इनकी, कितना मिला आप देख लो, ग्रेचुइटी कवर्ड में इनको मिला है 1,50,000। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट में हम लेते हैं मैक्सिमम लिमिट। तो ग्रेचुइटी के केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 लाख रुपए। अब इन तीनों में से सबसे लीस्ट अमाउंट कौन सा है, आप खुद देख लो, 121,154, ठीक है। तो वही हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो आप यहां लिखोगे टैक्सेबल ग्रेचुइटी, ये हो जाएगा एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड माइनस लीस्ट, यानी कि एग्जेम्प्टेड। तो एक्चुअल में मिला कितना है, 1.5 लाख रुपए, और इन तीनों में से लीस्ट यानी कि एग्जेम्प्ट कौन सा है, 121,154, 1,21,154। ये हो गया 28,846 टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी। इसको अब पुट कर दो फॉर्मेट में। ग्रेचुइटी के बाद नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि उन्हें अर्न लीव सैलरी के बेसिस पे भी कुछ अमाउंट कंपनसेशन के तौर पे मिला है। तो भाई अर्न लीव सैलरी का भी कैलकुलेशन होता है, यहाँ स्पेस छोड़ दो आप। अब भाई अर्न लीव सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं ये क्योंकि, तो रिटायरमेंट से पहले अगर मिला होता तो फुली टैक्सेबल। लेकिन ये रिट्रेंचमेंट के दिन मिला है, तो रिट्रेंचमेंट या फिर रिटायरमेंट के जब दिन पे मिलता है तो इसको टैक्सेबल करते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूले के थ्रू करते हैं उसको। तो आप यहाँ हेडिंग डालो अर्न लीव सैलरी, और वीडियो के स्टार्टिंग में जहाँ पे क्वेश्चन में ये पॉइंट आया था मैंने दिखाया है कि अर्न लीव सैलरी को कैसे कैलकुलेट करना है ऐसे कंडीशन में। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, सैलरी निकालते हैं। सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक सैलरी एवरेज लेंगे ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिट्रेंचमेंट और रिटायरमेंट प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे और प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। अब ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वापस से आ जाओ जहां पे हमने ग्रेड पे और मंथ वाला सब बना रखा था। अब ध्यान देना, ये रिट्रेंच कब हुए हैं, इस तारीख को, सितंबर को, ठीक। और रूल ये कहता है कि अर्न लीव सैलरी में जो हम सैलरी लेंगे जिस दिन रिट्रेंच या रिटायर हुए हैं उससे प्रीवियस 10 महीने का एवरेज लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, अभी 5 महीने और चाहिए, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अप्रैल से पहले क्या आएगा, अप्रैल से पहले आ जाएगा आपका मार्च, उससे पहले आएगा फरवरी, उससे पहले आएगा जनवरी। ये तो हो गया 2023 तक का। क्या अभी 10 महीने पूरे हो गए, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 2 महीने और बचे। इससे जनवरी से पहले क्या आया होगा, नवंबर आया होगा और दिसंबर आया होगा। भाई ध्यान से देख लो और स्किप मत करो, एकदम ध्यान से समझो, फिर से बता रहा हूं। ये रिट्रेंच हुए हैं 1 सितंबर को, ठीक है। भाई रूल ये कहता है यहाँ पे अर्न लीव सैलरी में कि आप लोगे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट और
रिट्रेंचमेंट। तो ये इस तारीख को रिट्रेंच हुए हैं, इससे प्रीवियस 10 महीने ये होंगे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गया। अब 2023 में यहां ग्रेड पे देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि इनकी पूरी सैलरी थ्रू आउट द ईयर सेम चल रही थी। जो ये दूसरा वाला जॉब कर रहे हैं, जहां से अभी ये कर रहे हैं वहां पे जॉब, वहां पे तो फिक्स सैलरी थी, लेकिन यहाँ ग्रेड पे के थ्रू है। तो पूरे के पूरे 2023 में इनकी सैलरी थी 21,000। कब तक? 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक इनकी सैलरी थी 21,000 रुपए। लेकिन हमको कहां तक लेना है? जनवरी से अगस्त तक का। तो मैं पहले आपको यहां लिख के दिखा दे रहा हूं, यानी कि 2023 में आप 8 महीने की सैलरी लोगे। यहां लिख दो ताकि टीचर को भी पता रहे कि आपने अर्न लीव के लिए कैसे सैलरी निकाला है। यहां लिखो सैलरी फॉर अर्नड लीव, ठीक है, मार्क करके एकदम दिखा देना टीचर को। हम लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट का एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2023, चलो इतना कंफ्यूज नहीं करता हूं, आपको सीधे लिख दे रहा हूं यहां पे कि 21,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। क्यों करेंगे? पूरे 2023 में इनकी सैलरी थी 21,000 रुपीज, तो 21,000 इंटू 8 कर दिया हमने, ठीक है। ये हो गया 1,68,000। और हमें कितने की लेनी है? प्रीवियस 10 महीने की। तो अभी 2 महीने और बचे। तो जनवरी से पहले क्या आता है? नवंबर दिसंबर। लेकिन ये नवंबर दिसंबर 2022 के हैं। तो 2022 में कितनी सैलरी थी? पूरे 2022 में 20,000 रुपए थी, यानी कि नवंबर और दिसंबर में भी 20,000 रुपए होंगे। तो यहां लिखो 20,000 इंटू 2, ये हो गया 40,000। फिर से देख लो इसको, बोला गया है अर्न लीव में सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिट्रेंचमेंट और रिटायरमेंट। यहां रिट्रेंच हो रहे हैं, इससे प्रीवियस 10 महीने यहां से होगा, नवंबर से लेकर अगस्त तक का। तो जनवरी से अगस्त तक 8 महीने की इनकी सैलरी थी 21,000 रुपए प्रति महीने, और नवंबर दिसंबर यानी कि 2022 में इनकी सैलरी थी 20,000 रुपए। तो यहाँ हमने ये लिख दिया, ठीक। इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 8 6 4 10 को 0 कैरी किया 1, 2,08,000 रुपीज जो है वो आ गया सैलरी फॉर अर्नड लीव। अब इसका हम एवरेज निकाल देंगे वहां पे, ठीक है। तो लास्ट 10 महीने की सैलरी कितनी आई है? 2,08,000 रुपए। तो पूरी नहीं लेनी है हमको, एवरेज लेनी है लास्ट 10 मंथ की। डिवाइड कर दो 10 से, क्योंकि ये प्रीवियस 10 महीने की सैलरी थी, उसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये एवरेज आ जाएगा 10 महीने का। डीए रिटायरमेंट, डीपी और कमीशन ऑन सेल्स तीनों ही नहीं है। ये हो गया आपका 20,800 रुपीज सैलरी फॉर अर्न लीव। अब हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हम लेते हैं अर्न लीव वाले में 10 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी, बेसिक वाली नहीं, ये वाली जो अभी निकाला है हमने। तो 10 इंटू 20,800, ये हो गया 2,08,000 रुपीज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम लेते हैं अर्नड लीव मंथ्स वाली, और ध्यान रखना जो बची हुई है यानी कि अर्न लीव लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय सैलरी। ऐसे ही अभी ऊपर कहीं क्वेश्चन आया था, वहां पे अर्नड लीव अवेल दे रखा था, तो हमने पहले लेफ्ट निकालना सीखा था। यहां पे ऑलरेडी बोला गया है क्वेश्चन में कि इनके पास 8 महीने की अर्न लीव बची थी। कैसे पता? बोला गया है 8 मंथ्स अर्न लीव नॉट अवेल्ड, यानी कि बची हुई है 8 महीने की। तो यहां लिखोगे आप 8 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी यानी कि 20,800। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 20,800, ये हो गया 1,66,400 रुपीज।
थर्ड पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड। तो क्या बोला गया है, ही वॉज पेड 1,68,000 फॉर 8 months अर्न लीव लेफ्ट। तो 1,68,000 यहां लिख दो। लास्ट में हम लेते हैं मैक्सिमम लिमिट, जो कि इस साल यही बस चेंज आया है रिटायरमेंट में, 3 लाख से बढ़ के इस बार हो गया है 25 लाख रुपए, यानी कि 25 लाख रुपीज। ठीक है, अब आप खुद देख लो इन चारों में से सबसे कम अमाउंट कौन सा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों में। ये लिखा है 1,66,400, तो ये है लीस्ट, यानी कि ये हो गया एग्जेम्प्ट। तो आप यहां लिखोगे टैक्सेबल अर्न लीव की वैल्यू कैसे आएगी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड लिख लो या लीस्ट लिख लो। तो एक्चुअल में मिला कितना था, 1,68,000। रूल के मुताबिक जो अभी हमने कैलकुलेशन किया, लीस्ट कौन सा है ये, तो 1,66,400, क्योंकि कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1,68,000 माइनस 1,66,400, ये हो गया 1,600 रुपए, 1,600 रुपीज। ये आ गया टैक्सेबल अर्न लीव का वैल्यू। इसको आप फॉर्मेट में पुट कर दो, 1,600 रुपीज। अर्न लीव के बाद क्या दे रखा है, अर्न लीव के बाद बोला है उन्हें दूसरी जॉब मिल गई थी, वो हम ऑलरेडी उसका सैलरी ले चुके हैं। एडवांस सैलरी मिली थी, वो भी हम ऊपर दिखा चुके हैं, यहाँ पे देखो। उसके बाद बोला गया है इन्होंने लोन लिया था, तो लोन तो नहीं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन टैक्सेबल होता है। मगर जो सैलरी की हमने पहले 7 वीडियोस पढ़ी थी, उसमें हमने सीखा था कि अगर लोन 20,000 रुपए से कम या फिर 20,000 रुपए है, तो उस पे इंटरेस्ट ऑन लोन एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि यहां पे लोन नॉट एक्सीडिंग 20,000 है, तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद और कुछ दे नहीं रखा है, इन सबको ऐड कर लो। 1,26,000 प्लस 90,000 प्लस 90,000 प्लस 95,000 प्लस 28,846 प्लस 1600, ये हो गया 431,446। ये आया है ग्रॉस सैलरी। बाकी रिटायरमेंट में एकदम सेम फॉर्मेट सैलरी वाला लगता है, ठीक है। तो इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। 3 चीजें लेस करते हैं। सबसे पहले हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। भाई अब आप बिना फॉर्मेट देख रहे होगे तो नहीं समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है सैलरी के फॉर्मेट की, वही सेम लगेगा, वो आप देख लो। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड है अभी फिलहाल तो 50,000। बाकी इंटरटेनमेंट अलाउंस दे नहीं रखा है, प्रोफेशनल टैक्स दे नहीं रखा है। तो 431,446 माइनस 50,000 हमने किया, ये हो गया 381,446, यानी कि 3,81,446। ये हो गया टैक्सेबल सैलरी। तो भाई खत्म हो गया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ये हो गया टैक्सेबल सैलरी। ये आ गई आपकी अर्न लीव का कैलकुलेशन, ठीक। ये है आपका रिट्रेंचमेंट का कैलकुलेशन। ये है आपका ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जो जिसके बिना भाई सबसे पहले हमने निकाला था, जो ये है आपका ग्रेड पे। ये हो गया आपका जो हमने सैलरी ये सब देखा था कैसे क्या होगा, ये बेसिक सैलरी और एडवांस सैलरी। और ये सैलरी जो अर्न लीव के लिए हमने कैलकुलेट की थी, लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट और रिट्रेंचमेंट।